हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नरोत्तम गुर्जर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपको कल सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा बताया था। सबसे पहले मैंने जो कल बताया उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपन। देखो, अपन ने सबसे पहले कल बताया कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ें आमतौर पर होती है। हमने ये भी देखा कि इन चीज़ों के बिना भी कभी सेंटेंस बन जाता है। लेकिन हमने कल एक बात सीखी कि बिना किसी वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता है। अब अपन ने कल देखा कि वर्ब कौन सी, वर्ब में भी अपन ने पढ़ा कि फाइनाइट वर्ब, बिना किसी फाइनाइट वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है। तो देखो, अपन ये देखेंगे कि फाइनाइट वर्ब होती क्या है, फाइनाइट वर्ब क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। क्या फाइनाइट वर्ब के अलावा भी कोई ऐसी वर्ब है जो अपने अंग्रेजी सब्जेक्ट में आपके काम आएगी। तो देखो, हम उन सभी बातों पर आज से चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी कि क्रिया के भेद। किसके भेद? क्रिया के भेद। देखो, मैं एक बात आपको थोड़ा सा बता दूं कि देखो, जो मेरे पढ़ाने का तरीका है वो ये है कि देखो, सबसे पहले मैं पार्ट ऑफ स्पीच कराऊंगा, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच कराने से पहले भी मैं कुछ चीज़ें पार्ट ऑफ स्पीच से पहले जो ज़रूरी होती है उन चीज़ों को करवाने की कोशिश करूंगा। जैसे देखो, आपको एक सेंटेंस के बारे में बताया, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर कॉम्प्लीमेंट होता है, ये बातें। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। देखो, वैसे अगर देखा जाए तो वर्ब बहुत प्रकार की होती है। आपने देखा कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, यानी कि आप रचना के आधार पर भी पढ़ते हो। हिंदी में पढ़ते हो ना भाई, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और भी आप बहुत सारी क्रियाएं पढ़ते हो, जैसे सहायक क्रिया एक मुख्य क्रिया होती है। उसी प्रकार हम बात करते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में दो प्रकार की जो वर्ब होती हैं। देखो, सबसे पहले अपन टेंस के आधार पर देखेंगे। टेंस के आधार पर जिनका अपना खुद का टेंस होता है उनको तो अपन क्या बोलते हैं, जिनका खुद का टेंस नहीं होता उनको अपन क्या बोलते हैं। उसी प्रकार देखो, जैसे काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी कि इंग्लिश में दो प्रकार की वर्ब होती है। कौन कौन सी? देखो, सबसे पहली बात एक तो होती है फाइनाइट वर्ब। क्या होती है? फाइनाइट वर्ब। अब देखो, एक होती है नॉन फाइनाइट। कौन सी होती है? नॉन फाइनाइट। देखो, सबसे पहले अपन बात करें फाइनाइट वर्ब कितनी होती है? 27.5। फाइनाइट वर्ब कितनी होती है? 27.5। देखो, मैं आपको इनको रटवाऊंगा नहीं, बिल्कुल समझा के ये 27.5 आपकी जबान पर होंगी। देख लेना, जो ये सेशन जब भी समाप्त होगा उसके बाद में आप देख लेना, आप खुद ऑब्जर्व करना कि ये 27.5 वर्ब है वो अपन को याद कैसे हो गई। देखना, जो फिर अपन नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट में भी अपन बात करेंगे 10 की। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फाइनाइट वर्ब की। किसकी बात कर लेते हैं? फाइनाइट वर्ब की। देखो, फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? अब देखो, फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं, यानी कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भाई, जिन क्रियाओं के अपने टेंस होते हैं, जिन क्रियाओं के अपने टेंस होते हैं, जिन क्रियाओं के अपने टेंस होते हैं उन्हें फाइनाइट वर्ब कहते हैं, या वे क्रियाएं, बोले तो वे क्रियाएं फाइनाइट वर्ब
कहलाती है। अब देखो समझने की कोशिश करो। देखो एक बार हम रफली समझ लेते हैं। अब आपने देखा होगा, जैसे देखो आपने फर्स्ट वर्ब का नाम सुना होगा। अंग्रेजी की 5 मतलब अंग्रेजी में वर्ब की 5 फॉर्में होती है। देखो बेसिकली अपन जब छोटी क्लासों में होते हैं उस समय अपन यही देखते हैं कि अपन यही देखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अपन ने यही पढ़ा होता है। जैसे मान लो गो है, अब आपको पूछा भाई गो की फॉर्म बताइए, तो आप क्या बताओगे? गो, वेंट, गॉन, यही बताते हो ना। छोटी क्लासों में अपन को इतना ही बताया जाता है, लेकिन जैसे जैसे अपन स्टैंडर्ड, जब अपना स्टैंडर्ड ऊंचा होता जाता है तो हम नई चीज़ें सीखते जाते हैं। उसी प्रकार अपन देखें, जैसे गो है, हम गो की बात करें, गो की ये फर्स्ट फॉर्म है। क्या है ये? गो की फर्स्ट फॉर्म है। अब अपन इसकी बात करें सेकंड फॉर्म गो, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या हो गई? गोन। ये तो बेसिकली आप सभी को पता है। फिर अपन बात करते हैं इसकी चौथी फॉर्म की। चौथी फॉर्म अपन और कुछ नहीं बोलते, जो एक गोइंग है, यानी कि ING लगाते ही ये कौन सी फॉर्म बन जाती है? चौथी फॉर्म, वर्ब की चौथी फॉर्म। फिर अपन बात करते हैं पांचवी फॉर्म की। पांचवी फॉर्म क्या होती है? 2 प्लस फर्स्ट वर्ब, 2 प्लस फर्स्ट वर्ब, यानी कि 2 ये वाला। ये अपन बात कर लिए जो वर्ब की 5 फॉर्म होती है उसके बारे में बात कर लिए। देखो मैंने ये क्यों समझाया, इसका भी एक लॉजिक है, इसका एक लॉजिक है। जैसे देखो ये गो है, गो मानी फर्स्ट फॉर्म। अब ये फर्स्ट फॉर्म का अपना खुद का टेंस होता है। वो टेंस आपका कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस। वो कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस। उसी प्रकार जैसे देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, इस सेकंड फॉर्म का जो टेंस होता है वो होता है पास्ट टेंस। कौन सा होता है? पास्ट टेंस। और ये जो थर्ड फॉर्म है ये होती है पास्ट पार्टिसिपल। देखो सबसे पहले अब अपन अंग्रेजी में जब पढ़ते आए हैं भाई, आपने 10वीं तक पढ़ा है भाई। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यही देखा ना। उसी प्रकार देखो जैसे इस टेंस यानी कि ये वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म का टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। यानी कि देखो अपन फाइनाइट वर्ब की बात, अब देखो अब यहाँ से ही अपनी जो वर्ब है, जो फाइनाइट वर्ब है वो बनना प्रारंभ हो जाती है। यानी कि इसका खुद का अपना टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। जब प्रेजेंट टेंस यानी कि इससे अपन को पता चल रहा है भाई, फर्स्ट फॉर्म आते अपन बोल देते हैं भाई इसमें कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। जब सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आती है? फर्स्ट वर्ब आती है, तो अपन बोल देते हैं ना भाई प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट में भी बात करें तो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। तो उसी समय अपन को इस फर्स्ट वर्ब से पता चल गया है, इसलिए अपन इसको बोल सकते हैं फाइनाइट वर्ब। तो देखो जो अपने पास अब देखो जैसे मैन वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? बेसिकली तौर से देखा जाए, जो अपन शुरू से पढ़ते हैं उस हिसाब से देखा जाए तो वर्ब की 3 फॉर्में होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये अपन ने बनाई चौथी और पांचवी। अब अपन देखते हैं मैन वर्ब की कौन कौन सी फॉर्मों से अपन को टेंस का पता चल रहा है। जैसे देखो आप प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पढ़ते हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पढ़ोगे जब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, तो उसके लिए आप जैसे मानो सबसे पहले अपन बात करते हैं मैन वर्ब। मैन वर्ब से जो बनने वाली फाइनाइट वर्ब है, मैन वर्ब से जो बनने वाली फाइनाइट वर्ब है वो कौन सी हो गई? एक तो अभी आपने देखी फर्स्ट वर्ब। कौन सी देखी? फर्स्ट वर्ब। फिर अपन बात करते हैं, अब जैसे देखो कई बार आपने सेंटेंस में जैसे मान लो राम रीड्स ए बुक, आपने क्या किया? ये रीड कैसे बना? रीड में क्या कर दिया अपन ने? एस या ईएस जोड़ दिया। क्या? अब वो सेंटेंस के अनुसार, वर्ब के अनुसार आप
आपको सारे नियम बताएंगे भाई, कौन जब वर्ब के अंत में क्या आता है तो उससे एस ई एस जुड़ता है, कब जुड़ता है कब नहीं जुड़ता, कब इनके अलावा और क्या जुड़ता है, वो सारे नियम आपको जब आगे की क्लासें होगी उनमें करवाया जाएगा। अपन यहाँ पर देखते हैं, जैसे देखो डी आ रहा है तो अपन एक नियम पढ़ते हैं, एस 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 सी एच ओ एक्स डब्ल्यू एक्स। ये जो यानी कि जिस भी वर्ब के अंत में आते हैं तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, एस लगा दिया जाता है। तो अपन ने देखा राम रीड्स, तो राम की मतलब ये रीड क्या है, रीड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रीड की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। और ये क्या है, एस ई एस जोड़ दिया, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन एस ई एस जोड़ देते हैं तो अपन को पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और प्रेजेंट सिंपल में भी बात करें तो ये एस ई एस जुड़ रहा है, यानी कि ये एक वचनकर्ता के लिए आया है। किसके लिए आया है, एक वचनकर्ता के लिए आया है। तो आपको देखने की यहाँ पर यही बात है कि फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट वर्ब प्लस एस या ई एस, फर्स्ट वर्ब प्लस एस या ई एस, तो ये क्या हो गई, मैन वर्ब से बनने वाली दो फाइनाइट वर्ब। फिर अपन बात करते हैं वेंट की। वेंट क्या है, वेंट यहाँ पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वेंट यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म से आपको पता चल रहा होगा, जब आपको थोड़ा सा याद दिला दूं मैं, देखो जब अपन टेंस पढ़ते हैं, टेंस में आपने देखा होगा कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो कौन से टेंस में आती है। देखो ये होता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस का, पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंस वो टेंस होता है, उसका स्ट्रक्चर यही होता है, संरचना होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड वर्ब, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में ऑब्जेक्ट। तो आपके दिमाग में यही होता है कि जहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, जहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट या बोले तो पास्ट सिंपल टेंस। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस होता है। उसी प्रकार देखो अपने पास जो मैन वर्ब है उसमें जो तीसरी फाइनाइट वर्ब है वो क्या निकल कर आई, वो निकल कर आई वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म बोले या वर्ब या सेकंड वर्ब बोले, सेकंड वर्ब बोले। तो उसी प्रकार अब देखो सीधी सी बात है, देखने की कोशिश करना, इतना आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार इसको वापस से रिपीट कर देता हूँ। जैसे देखो आपको मैंने ये समझाया कि इंग्लिश में दो प्रकार की वर्ब होती है, एक तो होती है फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जिसका अपना खुद का टेंस होता है। उसी प्रकार अपन ने एक बना लिया। अब अपने दिमाग में एक बात याद आ जानी चाहिए, देखो यहाँ पर देखने से, एक तो फर्स्ट वर्ब प्लस एस ई एस, ये की क्या होती है, ये फाइनाइट वर्ब होती है, यानी कि इनका खुद का टेंस है। और वह खुद का टेंस कौन सा है वो भी बता दूंगा अभी मैं। देखो सबसे पहले अपन इनकी वर्ब की गिनती कर लेते हैं, 27.5। देखो अपने पास अब 3 आ चुकी है। कौन सी आ चुकी है, 3 वर्ब आ चुकी है। अब अपने पास बचती कौन कौन सी है इसके अलावा, इसमें अपन ने यही देखा कि फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। तो अपन ने यही देखा। अपन बात करते हैं, आपने थोड़ा सा डू वर्ब के बारे में पढ़ा होगा। कौन से, डू वर्ब के बारे में पढ़ा होगा। देखो डू वर्ब कौन कौन सी होती है, जैसे मैं बात करूं थोड़ा सा, जैसे डू वर्ब ये होती है, जैसे अपन बात करें, देखो मैं रफली इधर समझा देता हूँ, फिर अपन सिस्टमेटिक तरीके से उस पन्ने में लिखते चलेंगे। जैसे देखो ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म हो गई और ये थर्ड फॉर्म हो गई। देखो इनको देखने की कोशिश आप करना। जैसे डू वर्ब, अब डू वर्ब की बात करूँ, कौन सी, डू वर्ब की बात करें तो सबसे पहले
डू वर्ब में जो डू की फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है डू या डज। कौन सी होती है? डू या डज प्लस डिड, और ये थर्ड फॉर्म होती है डन। डू या डज एक होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? डिड हो गई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? डन हो गई। उसी प्रकार अपन देखते हैं इज यानी कि बी वर्ब। कौन सी? बी वर्ब। कौन सी वर्ब? बी वर्ब। देखो बी वर्ब में आपने पढ़ा होगा जो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है इज एम आर। कौन सी होती है? इज एम आर। जो सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीन। तो अभी आपने यही सीखा कि फाइनाइट वर्ब में अपन क्या कर रहे थे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को और वर्ब की सेकंड फॉर्म को इंक्लूड कर रहे थे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को और वर्ब की सेकंड फॉर्म को आप इंक्लूड कर रहे थे किसके अंदर? फाइनाइट वर्ब के अंदर। तो क्या ये डू से बनने वाली जो डू है या डज है ये फर्स्ट फॉर्म है, फिर उसके बाद में डिड है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या फाइनाइट वर्ब होगी? तो यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है कि मैंने अभी बताया कि फाइनाइट वर्ब में अपन फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म को रखते हैं, तो ये भी डेफिनेट रूप से क्या होगी? फाइनाइट वर्ब होगी। उसी प्रकार अपन एक और आगे देख लेते हैं, एक होती है हैव वर्ब। हैव वर्ब यानी कि हैज या हैव, फिर होती है हैड और हैड। तो अपने पास आप देख रहे होंगे कि देखो 3 4 मतलब कितनी वर्ब आ गई? 2, 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 10 कितनी हो गई है? 11 वर्ब आ गई। कौन सी? फाइनाइट वर्ब। तो देखो आपको याद करना नहीं है, इनको रटना नहीं है, आपको समझना है। कैसे? देखो एक बार वापस से देखते हैं। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है डू या डज, उसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है डन। तो अपन ने जो नियम था उसमें नियम में यही देखा था फाइनाइट वर्ब में कि जिन क्रियाओं के अपने खुद के टेंस होते हैं, जिन क्रियाओं के अपने खुद के टेंस होते हैं वो कौन से वर्ब कहलाती है? वो कहलाती है फाइनाइट वर्ब। तो आपके पास फाइनाइट वर्ब आ चुकी है। तो कौन कौन सी आ चुकी है? देखो सबसे पहले ये वाली 2, एक ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, एक 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 और ये 11। अब देखो 11 आ चुकी है ना, और 3 अपन ने कर ली, कितनी हो गई? कमेंट में आप जवाब देना, थोड़ा मैथ में कमज़ोर हूँ, है ना? देख लेना। डू या डज, देखो सबसे पहले आपको इनको रटना नहीं है, इनको समझना है। डू से बनने वाली फर्स्ट वर्ब और सेकंड फॉर्म फाइनाइट वर्ब के अंदर आती है। बी से बनने वाली फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या आती है? फाइनाइट वर्ब में आती है। हैव से बनने वाली फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म किसके अंदर आती है? हैड के अंदर, फाइनाइट वर्ब के अंदर आती है। देखो सबसे पहले डू से बनने वाली डू डज यानी कि फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म। फिर अपन बात कर रहे हैं बी की, इज एम आर, और ये क्या हो गई? वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज वर। फिर अपन बात कर लिए हैज या हैव, ये किस में अंदर आता है? आप देखो जैसे आप जब टेंस पढ़ोगे मेरे पास तो उस समय में आपको ये इन तीनों क्रियाओं से यानी कि डू डज और बी वर्ब और हैव क्रिया से तीनों टेंस पूरे के पूरे कंप्लीट करवा दूंगा। कोई फॉर्मूला नहीं चलेगा जैसा इसमें हुआ है। आपको बस ये बात याद रखनी है। कौन सी? जब भी मैं आगे चर्चा करूं डू वर्ब से आप ऐसे नहीं बोलोगे बट डूई, ऐसा नहीं। डू के बाद में यानी डू या डज, डिड और डन। फिर मैं बोलूँ बी वर्ब का मतलब आप किससे लोगे? इज एम आर वॉज वर और बीन से। फिर हैव वर्ब का मतलब लोगे आप हैज या हैड से और हैड, यानी कि मैं इन तीनों से क्या करवा दूंगा? पूरे के पूरे टेंस करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा? टेंस करवा दूंगा, पैसिव वॉइस करवा दूंगा, और आपके एक टॉपिक चलता है डायरेक्ट एंड
इनडायरेक्ट। आपको कहाँ प्रॉब्लम आई? नहीं आई ना। इनको याद करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, तो मैं इनको लिख लेता हूँ, फिर आपको 27.5 गिनवानी भी तो है मेरे को। देखो सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा, फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर अपन बात करते हैं जैसे डू वर्ब। कौन से? डू वर्ब से अपन ने कौन कौन सी बनवाई? एक तो हो गई डू, फिर दूसरी कौन सी देखी अपन ने? डज, यानी कि इस पर 4 नंबर डाल देते हैं, इस पर 5 डाल देते हैं, और इस पर 6। डू, डज और ये डिड। फिर अपन बात करते हैं जो इसके बाद में अपन ने देखा था बी वर्ब। कौन सी? बी वर्ब में सबसे पहले 7वें नंबर की इज आ गई, 8वें नंबर की क्या हो गई? एम, और 9वें नंबर की क्या हो गई? इज, एम, आर। फिर जो 10वें नंबर की है वो हो गई वॉज, और 11वें नंबर की क्या हो गई? वर। 11वें नंबर की क्या हो गई? वर। फिर अपन बात करते हैं जो चौथा नंबर है। चौथे नंबर में अपन ने देखा कि हैव वर्ब। कौन सी वर्ब? हैव वर्ब। हैव से मतलब क्या हो गया? हैज, हैव और हैड। देखो 12, ये 13, ये 14। देखो वापस से एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब मैं आपको ये 14 तो गिना दिया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो 14 ही हुई है। तो मैं देखो सबसे पहले इनको वापस से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना हमारे जीवन में सीखने का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। सीखना अगर व्यक्ति को है तो आपको रिवीजन करना ही करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले अपन ने देखा मेन वर्ब में अपन ने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को अपन टेंस के अंदर नहीं गिन रहे हैं क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल है ये, इस वजह से। देखो गो, वेंट और गॉन, यानी कि सबसे पहले यानी कि फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म को अपन ने किस में रखा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म को अपन ने किस में रखा? फाइनाइट वर्ब के अंदर रखा। और बाकियों में भी अपन ने क्या करा? फाइनाइट वर्ब में रखा। बाकियों को फाइनाइट मतलब फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म को फाइनाइट वर्ब के अंदर ही रखा। तो उसी प्रकार डू से बनने वाली डू, डज और डिड, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। फिर बी से बनने वाली इज, एम, आर, वॉज, वर। फिर हैव से बनने वाली हैज, हैव, हर, हैड। आशा करता हूँ कि आपको ये 14 की 14 मेरे साथ साथ अगर आपने थोड़ा सा इसका उच्चारण किया होगा तो ये याद हो गई होगी। फिर अपन बात कर लेते हैं जो आपके जो 27 के बाद में जो बचती है, 27 के बाद में जो बचती है वो कितनी बचती है? 13.5। मतलब 14 गिनवा दिया मैंने, तो अब कौन सी बचती है? जो 5वां पॉइंट है वो 5वां पॉइंट हो गया मॉडल्स। और मॉडल्स भी कितने होते हैं? मॉडल्स एक्चुअल में देखा जाए तो 27.5 मॉडल्स होते हैं। 27.5 मॉडल्स में से आप देखोगे भाई ये मॉडल कौन सा होता है? आधा मॉडल आज तक तो आपने पढ़ा नहीं होगा, देखा नहीं होगा, तो उस देखते हैं अपन। सबसे पहले मॉडल की बात करते हैं। जो मतलब मॉडल का मतलब क्या होता है? अपन जैसे फ्यूचर टेंस में बात करते हैं विल और शैल, वो भी क्या है? मॉडल ही है। विल और शैल वहाँ पर तो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और वैसे अगर उसका फंक्शन देखा जाए, एक्चुअल में देखा जाए, तो वो क्या है? वो है मॉडल। तो उसी प्रकार अपन देखते हैं मॉडल की भी गिनती कर लेते हैं। आपको 27.5 में गिन के बता देता हूँ। देखो कैन हो गया, फिर हो गया विल, हो गया विल से बनने वाला वुड हो गया, फिर कैन से बनने वाला कुड हो गया, शैल, फिर शैल से बनने वाला क्या हो गया? शुड हो गया, है ना? SHOULD है ना, शुड है। फिर हो गया मे, हो गया मे का अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो उसमें चेंजेस किस में करते हैं? माइट में करते हैं। फिर जैसे देखो मस्ट हो गया, क्या हो गया? मस्ट हो गया। फिर डेयर हो गया, नीड हो गया, यूज्ड टू हो गया, ऑट टू हो गया।
फिर अपन बात कर लेते हैं जो आधा मॉडल है वो मॉडल कौन सा है। आज आपके सामने आधा मॉडल भी आ चुका है। कौन सा होता है? हेड बेटर। कौन सा होता है? हेड बेटर। इसको अपन बोलते हैं आधा मॉडल। देखो 13.5 हुए नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 और ये 13.5। तो इसी के साथ आपको जो 27.5 मॉडल्स मतलब 27.5 फाइनाइट वर्ब है वो आपके इसी के साथ कंप्लीट होती है। देखो अपन थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। फर्स्ट वर्ब में कौन सा टेंस रहता है। अब देखो जब पढ़ाने ही लग गया मैं तो पूरा ही पढ़ाऊँगा ना डिटेल से। तो देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट वर्ब में कौन सा टेंस होता है। देखो आपको देखने की आवश्यकता है, यहाँ पर बहुत समझने की आवश्यकता है कि फर्स्ट वर्ब जब भी किसी टेंस में यानी कि जब भी किसी सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आते ही आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हुआ है। कौन सा टेंस यूज हुआ है? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हुआ है। जैसे देखो अपन टेंस पढ़ेंगे उसमें अपन डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक दिमाग में देखो मैं बताया भाई कुछ चीज़ ऐसी होती है जो अपन पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले भी अपन को ज़रूरी होती है। अपन को सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होगा तो अपन नाउन में जो सब्जेक्ट आएगा राम, उसके बारे में कैसे चर्चा करेंगे या कैसे जानेंगे। तो सबसे बेटर चीज़ यही होती है कि आप बेसिक से पढ़ो। तो देखो आपने देखा फर्स्ट वर्ब का मतलब क्या होगा? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा? सिंपल। प्रेजेंट में भी सिंपल और सिंपल में भी बात करें तो ये होता है प्लूरल के लिए। यानी कि जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो फिर बात करते हैं। जैसे देखो फर्स्ट वर्ब प्लस एस या ई एस तो उसमें होता है प्रेजेंट सिंपल। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस जुड़ा हुआ मिल जाए, आपको कहीं पे भी दिख जाए तो वो क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल का टेंस होगा। लेकिन उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट कौन सा होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। फिर अपन बात कर लेते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का अपन उपयोग करते हैं पास्ट सिंपल बोल दो या पास्ट इंडेफिनेट बोल दो, इसको पास्ट सिंपल। अब यहाँ पर देखने की बात है ये है कि जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी वो सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए कॉमन रहती है। उसमें आपको देखना होता है कि ये सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा तो किस सब्जेक्ट की प्रकृति एक वचन होती है, किसकी मतलब बहुवचन होती है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। फिर अपन बात करते हैं डू। अब डू का किस में यूज लेते हैं? अपन डू का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट, और प्रेजेंट में भी किसके लिए? प्लूरल के लिए। फिर अपन बात करते हैं डज। अब डज की बात करेंगे तो डज क्या है? अब देखो डज किससे बना है? डज और कुछ नहीं है, ये इसी का ही रूप है। डू क्या है? डू फर्स्ट वर्ब। अब फर्स्ट वर्ब में अपन ने क्या जोड़ दिया? ईएस। क्योंकि मैंने नियम बताया अभी भाई, जिन भी वर्ब के अंत में एस 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 सी एच ओ आ रहा है ना, ये इनके अंत में तो ईएस जुड़ता है और जो बाकी बच जाते हैं उसके अंत में एस जुड़ता है। तो ये आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ कि सिंगुलर। फिर अपन बात करें पास्ट, ये तो किस में होता है? पास्ट, ये इसमें लिखने की बात है भाई, सिंगुलर या प्लूरल दोनों के लिए ये उपयोग होता है। फिर अपन बात कर लेते हैं इज की। अब देखो समझने की कोशिश करना, अगर इज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है, जब तो ये कंटिन्यूअस में चला जाता है। अगर इज ऐसे के ऐसे ही रहता है या कोई भी, या इन दोनों में से मतलब इन तीनों में से अगर कोई भी वर्ब
रहती है तो वो वर्ब अगर मान लो कंटिन्यूअस में नहीं, मतलब आईएनजी फॉर्म इनके बाद में नहीं आ रही है, तो वो डेफिनेट रूप से किस में रहता है, प्रेजेंट सिंपल में। तो अपन को यही याद रखना अभी तो भाई ये तीनों वर्ब किस में काम आती है, ये प्रेजेंट में काम आती है। और प्रेजेंट में भी जैसे देखो बात करें इज की बात कर रहे हैं सबसे पहले अपन। इज का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। एम का प्रयोग होता है आई के साथ। अभी तक आपने ये देखा होगा कि आई के साथ, मतलब आप यही बोलते होंगे आई के साथ एम का प्रयोग होता है। भाई समझो मेरी बात, आई के साथ तो बहुत सारी क्रियाओं का प्रयोग होता है। आई के साथ तो हैव का भी प्रयोग होता है, डू का भी प्रयोग होता है। तो आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते। आप इस सेंटेंस को सुधारो जो आपको शुरू से सिखाया गया है कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। इसको तो आपको दिमाग में गलत करना है और आप आज से ही ये कोशिश करनी है। क्या करनी है भाई, एम के साथ आई का प्रयोग होता है। एम आई के साथ तो बहुत सारी वर्ब है उनका प्रयोग होता है, लेकिन एम जब जहां भी आ गया वहां पर ओनली फॉर किसका प्रयोग होगा, आई का प्रयोग होगा। फिर अपन बात करते हैं आर की। किसकी बात करते हैं, आर की। तो आर के बारे में देखो, ये किस में बात होती है, प्रेजेंट में तो देख ही लिया, लेकिन आर किसके लिए, प्रेजेंट में भी किसके लिए, प्रेजेंट में बात करते हैं प्लूरल के लिए। फिर जैसे देखो वाज और वर्ब किस में प्रयोग होते हैं, पास्ट में होते हैं। यानी कि जो सेकंड वर्ब होती है वो सेकंड वर्ब पास्ट में ही होगी। जैसे अब इन दोनों में ये फर्स्ट वर्ब थी, ये दोनों, ये फर्स्ट वर्ब अपन ने प्रेजेंट में यूज ली। फिर ये डिड सेकंड वर्ब है। सेकंड वर्ब आते ही अपन पास्ट में लगा दिए। तो इसी प्रकार ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि बी की सेकंड फॉर्म है। बी की सेकंड फॉर्म है तो ये किस में जाएगी, पास्ट में जाएगी। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन जो इज एम आर के साथ लगी थी। अगर इनके साथ आईएनजी फॉर्म आ रही है, यानी कि वर्ब की चौथी फॉर्म आ रही है, तो ये होगी पास्ट कंटिन्यूअस में। अन्यथा अगर मान लो आई वाज ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था, अब नहीं है, यानी कि वो बात किस में करते हैं अपन, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बात करते हैं। तो आप यहाँ पर पास्ट ही लिखिए। और वाज का प्रयोग होता है सिंगुलर के लिए, जबकि वर का प्रयोग होता है प्लूरल के लिए। किसका प्रयोग होता है, प्लूरल के लिए। फिर अपन बात करते हैं हैज, हैव और हैड की। हैज का प्रयोग किसके लिए होता है, हैज का प्रयोग होता है प्रेजेंट में। हैज का प्रयोग किस में होता है, प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में भी किसके लिए, प्रेजेंट में भी सिंगुलर के लिए, प्रेजेंट में भी सिंगुलर के लिए। अगर देखो हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तब तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। अगर मान लो इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई नाउन आ रहा है, तब तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में रहती है। तो अभी आपको यही ध्यान रखना है कि हैज और हैव ये दोनों है, ये दोनों प्रेजेंट में काम आती है। और हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, और जबकि हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। फिर उसी प्रकार अपन हैड की बात करते हैं। हैड का प्रयोग होता है पास्ट में, और पास्ट में भी किसके साथ, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही किसका प्रयोग होता है, हैड का प्रयोग होता है। फिर अपन बात कर लेते हैं, अपने पास मॉडल्स बचते हैं। मॉडल्स का प्रयोग कहाँ होता है, अब देखो समझने की कोशिश करना। मॉडल्स का प्रयोग प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, और फ्यूचर में भी होता है। देखो क्लास लेंथी हो जाएगी, इस वजह से अपन बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में और उसके प्रयोग के बारे में। अपन ने आज यहाँ पर 27 जो फाइनाइट वर्ब है वो याद भी की और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझा भी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी और आपने अच्छी तरह से इसे याद करने की कोशिश की होगी। देखो समझना,
मैं यहाँ पर एक बात वापस बोल रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, समझना, रटना नहीं है चीज़ों को। अगर रटोगे, आज रटा कल सपा, ऐसा सुना है अपन ने टीचरों से कहते हुए। तो कोशिश यही करना कि ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको मेरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप के जैसे जिन व्यक्तियों को इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, तो उनका भी थोड़ा थोड़ा वो भी समझ लें। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।